ये रिकॉर्डिंग चालू। हेलो हेलो सर। या विजय, यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी आपने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है, और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है। जो नंबर है ये नंबर 22/2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है लखनऊ, पिन कोड 226005। जी तो सर। सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताइए और कहाँ से अपना स्टेटमेंट देना है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा। हाँ सर। तो देखिए आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। क्वार्टर ने बताया कि आपके नाम से 3 बैंक अकाउंट उसके घर से मिले हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, जिसमें इलीगल ट्रांजैक्शन किया गया है लखनऊ के अंदर। सर मैंने तो ऐसे कोई अकाउंट। हाँ गुजरात में आपने ये 3 बैंक अकाउंट लखनऊ में क्यों ओपन किए? सर मैंने ऐसे कोई अकाउंट नहीं ओपन किया है। आपने नहीं किया, फिर उसके घर से कैसे बरामद किए गए? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है सर ये क्या चल रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अगर आप इस केस में दोषी पाए जाते हो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो एविडेंस मिले हमें वो पूरे के पूरे आपके खिलाफ है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हो तो आईपीसी 311, 41A, 42B, 43C नारकोटिक्स एनडीपीएस पीएमएलए के तहत आपको 27 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना है इसमें। बट सर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। Picture this. Your phone rings and the voice on the other end claims that you're in a big trouble. They say your phone number has been flagged for serious allegations like harassment and financial fraud. They insist on a real police investigation as the only way out and tells you to either show up in the person at the police station within the given hours or give your statement right away online on a video call. With the time ticking and such pressure, you will take the call. Well, this is the hook behind a new breed of cybercrime known as digital arrest scam, where imposters posing as police and officials target unsuspecting individuals using intimidation and fear to drain their bank accounts. This is no cooked up story, but exactly what happened with the resident of Rajkot, Gujarat named Vijay, an ordinary man like you and me who fell victim to this scam. His ordeal began with a call from an unknown number telling him his phone would be blocked in the next 4 hours. They accused him of harassment and financial fraud and said that they were representing the Telecom Regulatory Authority of India, or in short, TRAI. Vijay was given 2 choices. First, to travel all the way from Gujarat to Lucknow police station in Uttar Pradesh within 12 hours, or give his statement immediately over a WhatsApp video call. Trapped and fearing the legal consequences, he opted the video call, a choice most of us would make under such pressure. But here's where Vijay took a different route. Suspecting foul play, he decided to play along, acting fearful and innocent. The WhatsApp call connected him to a man posing as a police officer with an official-looking backdrop that resembled a police station. This wasn't an accidental touch. The scammer had set the scene perfectly to ensure the illusion of authority. The officer immediately demanded proof that Vijay was alone, asking him to pan his phone in 360-degree view. तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये स्टेटमेंट लाइन है, इसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर।
तो कोई नहीं है। नहीं आप सर। एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। After ensuring that he wasn't with anyone, the scammer began asking for details about Vijay's Aadhaar card and even went as far as providing advice on how to protect it. This tactic of building trust is very common in scams. It makes the victim feel the caller is genuinely trying to help. Then came up the masterstroke. Vijay received a document over WhatsApp, supposedly from the Supreme Court and tried. It had his name, Aadhaar number, and an air of authority. But there was a flaw, a spelling mistake, which was a subtle giveaway. Meanwhile, the scammer, still in character, used a walkie-talkie to consult with headquarters using change in tone and threatening language to intensify the pressure. Now, the scammer falsely implicated Vijay in a money laundering case. मैं आपको पहले बात करता हूँ शुरू से कि ये जो 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसको ईडी डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट मिलकर जो है इस केस को हैंडल कर रहा है, जिसमें से ईडी डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने मिलकर 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस है आधा पैसा 425 करोड़ रुपए कवर कर लिया है, लेकिन 425 करोड़ रुपए अभी तक मिसिंग है। अगर आप इस केस में दोषी पाए जाते हो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो एविडेंस मिले हमें वो पूरे आपके खिलाफ है। Linked to a high-profile figure hoping to rattle him further. The scammers' goal was very clear. They wanted Vijay's bank detail so that they could make their next move and drain all his account money. The scammer continued to inquire whether Vijay used UPI apps or online banking, to which Vijay smartly and clearly stated that all his transactions are done in cash and does not use any online platform. After all the failed attempts, the scammers, still pretending to be a police officer, escalated the cause to a supposed DCP, his senior. The DCP then told Vijay that they needed to transfer all his money from his bank accounts to the given bank account, assuring him that it would be returned if he was found innocent, along with a certificate that will clear his name from this money laundering case. Informed Vijay did not proceed with any payment, rather confronted the scammers to reveal their identity and asked about their modus operandi, to which the scammers said was unbelievable and shocking. उनको डर नहीं था, उनके पीछे का रीजन ये था कि उसने मैंने बताया कि लास्ट में बातचीत हुई तो उसमें बताया कि यहाँ पे लोकल पुलिस से हमारा सेटिंग होता है, तो अगर मान लो बाहर से कोई पुलिस आ भी गई, कोई हमको गिरफ्तार करने के लिए, तो लोकल पुलिस हमको पहले ही इन्फॉर्म कर देती है और हम भाग जाते हैं। Now, this raises concern about the corrupt officials who, motivated by bribes or other incentives, might tip off fraudster about the ongoing investigations, delay legal actions, or actively shield these criminals from scrutiny. Such alleged complicity only strengthens the confidence of the scam syndicates, who exploit loopholes and enjoy greater impunity, knowing they may not face severe repercussions. With more people relying on online communication and digital transactions, scams like this are becoming alarming common. Last year alone, thousands of digital fraud cases were reported in India, costing citizens millions of money. This is a modern epidemic, one that preys the vulnerables and unsuspecting. And with digital scam becoming more sophisticated, staying informed and vigilant is our best protection. So now, whenever you get a suspicious call or a message, take a moment to verify its authenticity by contacting the organization directly using official channels. Scams often follow patterns. Staying aware about these helps us avoid traps and keep our information safe. In this digital age, a little skepticism and caution go a long way. Knowledge and vigilance are the strongest defense we have. As we sign off, remember this: the best way to protect yourself is to stay informed and be vigilant and skeptical of unsolicited demands, no matter how credible they may seem. Digital fraud is real and it is closer to us than we realize. Stay alert, stay safe, and don't let fear make decisions for you.